हेलो थर्ड ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आप लोगों को आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्लासिकल मॉडल व केन्स के मॉडल की प्रासंगिकता या सार्थकता, यानी रेलेवेंस ऑफ क्लासिकल एंड केन्सियन मॉडल्स फॉर द इंडियन इकोनॉमी। हमेशा ये चर्चा का विषय रहा है कि अल्पविकसित देशों में कौन सा मॉडल लागू होता है, क्लासिकल या कीन्सियन। इसी संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को भी शामिल किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, अल्पविकसित या विकासशील देश माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी जटिल अर्थव्यवस्था है। योजना काल में 4 दशकों में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। विकास की दर, उत्पादन, रोजगार, कीमतों, ब्याज की दर, आय का वितरण, बचत, विनियोग, भुगतान संतुलन, बजट घाटा, विदेशी व स्वदेशी तकनीक आदि के संबंध में कई तकनीक समस्याएं विद्यमान हैं। केन्जियन अर्थशास्त्र में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रासंगिकता के विषय में भारत में 1950 के दशक में विशेष रूप से चर्चा हुई थी। डॉक्टर VKRV राव ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रकाशित द इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू में लगभग फरवरी 1952 के अंत में अपने लेख इन्वेस्टमेंट, इनकम एंड द मल्टीप्लायर एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री पर इस पर प्रकाश डाला था। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में रिकार्डो, मार्शल, मार्क्स, केन्स के विचारों की अध्ययन की तुलना करके वकील व ब्रह्मानंद ने अपनी पुस्तक प्लानिंग फॉर एन एक्सपांडिंग इकोनॉमी में भी एक नोट प्रस्तुत किया था। अगर हम विशेषताओं की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली है जनाधिक्य व श्रम शक्ति। भारत में बहुत ज़्यादा जनाधिक्य है। चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान आता है। 1999 के मध्य भारत की जनसंख्या 99.8 करोड़ की गई थी और वर्तमान में ये 100 करोड़ 110 करोड़ से भी ऊपर बढ़ गई है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ श्रम शक्ति में भी तेजी से विस्तार हुआ है। 70 लाख व्यक्ति हर साल इसमें जुड़ते हैं। दूसरी है देश में खुली बेरोजगारी के अलावा छिपी हुई बेरोजगारी अथवा अल्प रोजगार की समस्या अधिक गंभीर है। भारत में बेरोजगारी के रूप में जो औद्योगिक विदेश पूंजीवादी देशों से भिन्न है। यहाँ श्रम की बेरोजगारी के कारण श्रम के साथ पूरक साधनों का अभाव माना गया है, जैसे भूमि, पूंजी, दक्षता व उद्यम आदि उतनी मात्रा में नहीं पाया जाता जितना श्रम होता है। इसलिए भारत में मूलतः पूंजी की कमी बेरोजगारी का प्रमुख कारण माना गया है। यह मजदूरी पर रोजगार की अपेक्षा स्वरोजगार को विशेष महत्व देते हैं। कृषि के में परिवारों के लोग स्वयं के खेतों में काम करते हैं। खेतों का आकार छोटा होने से उन सभी को पूरा काम नहीं मिल पाता, जिससे उनकी सीमांत उत्पादकता बहुत नीची होती है। कृषि में अतिरिक्त श्रम की समस्या पाई जाती है। श्रमिकों को कृषि से हटाकर गैर कृषि कार्य में लगाने से उनकी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। अतः यहाँ प्रमुख समस्या गैर कृषि कार्यों के विस्तार की मानी गई है, ताकि अधिक श्रमिकों को खपाया जा सके, लेकिन साथ में कृषिगत उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने की भी आवश्यकता है। तीसरा है भारत में ज़्यादातर जीवन निर्वाह कृषि के पाए जाने के कारण कृषिगत पदार्थों की बिक्री योग्य बचत कम होती है, क्योंकि अधिकांश कृषक अपने उत्पादन का बहुत बड़ा भाग स्वयं ही उपभोग में लगा देते हैं। कृषिगत उत्पादन पर मूल्य प्रेरणाओं का प्रभाव कम पड़ता है। सरकार कृषिगत इनपुट जैसे उर्वरकों पर सब्सिडी देती है तथा कृषकों के लिए समर्थन मूल्य घोषित करती है। हालांकि कुछ सालों से कृषि में व्यवसायीकरण की प्रक्रिया सब प्रबल हुई है, फिर भी
कृषिगत क्षेत्र के छोटे खेतों के कारण उत्पादन बढ़ाने में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। फोर्थ, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कीमत नियंत्रण का उपयोग किया गया है और साधनों की कीमतें जैसे ब्याज, मजदूरी, लगान आदि भी नियंत्रित किए गए हैं। अतः यहाँ प्रशासित ब्याजों की दर की दशा विशेष रूप से देखी जाती है, जिनके अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में ब्याज की दर कम वसूल की जाती है। न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत मजदूरी की भी न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती है। पांचवा, योजना काल में मुद्रा की पूर्ति काफ़ी तेजी से बढ़ी है, लेकिन उसके मुकाबले में राष्ट्रीय उत्पत्ति धीमी गति से बढ़ी है। फलस्वरूप कीमत स्तर में तेजी से वृद्धि हुई है। छठा, भारत में योजना काल में बचत व विनियोग की दरें बढ़ी हैं, लेकिन वास्तविक बचत की दरें वास्तविक विनियोग की दर से नीचे पाई जाती हैं, जिससे विदेशी पूंजी व विदेशी साधनों का उपयोग बढ़ा है। अतः भारत की विदेशी साधनों पर निर्भरता, विदेशी कर्ज की असहनीय भार व आंतरिक कर्ज की समस्या जैसे प्रश्न गंभीर माने गए हैं। सातवां, भारत के लोग बाग अपनी बचत भूमि, जेवर, सोना चांदी आदि खरीदने में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिससे एक तरफ उनके मूल्य बढ़ जाते हैं और उत्पादक विनियोग के लिए वित्तीय साधनों का अभाव हो जाता है। आठवां, पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति की दर ऊंची होने से ब्याज दर भी काफ़ी ऊंची हो गई है। अतः ब्याज की दरों का विशेषता उद्योगों पर पड़ने वाला प्रभाव चर्चा का विषय है। अब इसमें हम क्लासिकल मॉडल व भारतीय अर्थव्यवस्था। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों में रिकार्डो, मील व उसके अन्य शास्त्री जैसे मार्शल, एजवर्थ आदि भी शामिल किए गए हैं। रिकार्डो द्वारा प्रस्तावित आर्थिक सिद्धांतों को विकसित करने का प्रयास किया गया था। भारत अर्थव्यवस्था के लिए इस मॉडल की जांच करने के लिए मुख्यतः नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला, राष्ट्रीय उत्पत्ति रोजगार की मात्रा पर निर्भर करती है। इसके लिए एक समग्र उत्पादन फलन लिया जाता है, जिससे पूंजी व अन्य साधन स्थिर मानकर श्रम की मात्रा बढ़ाकर कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखा जाता है। यह एक अल्पकालीन मॉडल होता है, जिसमें पूंजी की मात्रा दी हुई होती है। उत्पादन में एक सीमा के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जाता है। दूसरा, श्रम की मांग व पूर्ति दोनों वास्तविक मजदूरी की दर पर निर्भर करती है और वास्तविक मजदूरी की दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ श्रम की मांग और पूर्ति बराबर होते हैं। तीसरा, क्लासिकल मॉडल में पूर्ण रोजगार की स्थिति एक सामान्य स्थिति होती है से के नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। कभी अनैच्छिक बेरोजगारी की दशा नहीं पाई जाती, जो कि इसके सिद्धांत में प्रभावपूर्ण मांग की कमी को से उत्पन्न होती है। फोर्थ, क्लासिकल मॉडल में जो बेरोजगारी होती है वो ऐच्छिक होती है और यह मौद्रिक मजदूरी से कमी करके दूर की जा सकती है। मौद्रिक मजदूरी का लचीलापन क्लासिकल मॉडल की विशेषता मानी गई है। क्लासिकल शास्त्र ने मौद्रिक मजदूरी को बेलोज व कठोर होने की स्थिति में बेरोजगारी का कारण माना था, इसलिए इसे इसके अनुसार मौद्रिक मजदूरी में गिरावट के माध्यम से अतिरिक्त श्रमों को काम पर लगाया जा सकता है। पांचवा, क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा की मांग केवल लेन देन के उद्देश्य से की जाती है, यानी विनिमय का माध्यम। कीमत निर्धारण को मुद्रा की मात्रा से जोड़े के कारण मुद्रा का परिमाण सिद्धांत प्रभावशाली हो जाता है। अगला, इसमें बचत व विनियोग ब्याज की दर पर निर्भर माने जाते हैं और संतुलन में बचत व विनियोग होती है। इससे बचत व विनियोग पर ब्याज की दर का न केवल सर्वोच्च बल्कि एकमात्र प्रभाव माना गया है। उपयुक्त मान्यताओं के फलस्वरूप क्लासिकल मॉडल में विभिन्न आर्थिक चल राशियों के परिवर्तन का प्रभाव नई संतुलन की स्थिति में देख सकते हैं। इस संबंध में निम्न निष्कर्षों पर ध्यान देना होगा। पहला, केवल मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से कीमत और मौद्रिक मजदूरी समान अनुपात में बढ़ते हैं, लेकिन
उत्पादन, रोजगार व वास्तविक मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता। दूसरा, श्रम की पूर्ति के बढ़ने पर नकद मजदूरी घटती है तथा कीमतों में भी गिरावट आती है। फलस्वरूप वास्तविक मजदूरी की दर में कमी आती है, जो अधिक उत्पत्ति पर अधिक रोजगार की आवश्यक शर्त मानी जाती है। तीसरा, यदि उत्पादन फलन ऊपर की ओर खिसकने से उत्पादन बढ़ता है तो श्रम की मांग बढ़ती है। परिणाम स्वरूप वास्तविक मजदूरी की दर में अनिवार्यता बढ़ जाती है। क्या क्लासिकल मॉडल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रासंगिक है? अगर इस प्रश्न का उत्तर दिया है तो यह मॉडल पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाओं में कार्य करता है, जबकि वस्तु व कीमत व साधनों की कीमतें जैसे मजदूरी, ब्याज आदि के घटने बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाता है। हम भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षणों को बता चुके हैं। योजना काल में प्रशासित व नियंत्रित कीमतों का प्रभाव बढ़ गया है। कुछ औद्योगिक पदार्थों का मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकार कृषिगत पदार्थों के भी समर्थन मूल्य घोषित करती है, जिनका सरकारी खरीद में उपयोग किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा उचित मूल्यों पर कुछ सीमा तक खाद्यान्न, चीनी आदि का वितरण भी किया जाता है। ब्याज दर की कोई एक दर नहीं है, न मजदूरी की कोई एक दर है। ब्याज की दर अलग अलग आर्थिक समूह व वर्गों में अलग अलग अवधियों में अलग अलग पाई जाती है। अतः क्लासिकल मॉडल जो सरल मान्यताओं पर आधारित है वह भारतीय अर्थव्यवस्था की जटिल दशाओं पर लागू नहीं होता। इस संबंध में पहले क्लासिकल मॉडल की सीमाओं के अंतर्गत बताया गया कि आजकल मजदूर संघों का हस्तक्षेप, न्यूनतम मजदूरी का औद्योगिक एकाधिकारिता, राजनीतिक अनिश्चितता, तकनीक के निरंतर परिवर्तन, श्रम की पूर्ति में सतत वृद्धि, रुचियों के परिवर्तन, साधनों की स्वतंत्र गतिशीलता की कमी आदि के कारण क्लासिकल मॉडल के लागू होने की बाधा पहुंचती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्लासिकल मॉडल की क्रियाशीलता पर निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो भारत के लिए इसकी प्रासंगिकता को घटा देती है। पहला, यह भारत में बेरोजगारी की समस्या का उचित समाधान प्रस्तुत नहीं करता। इससे पूर्ण रोजगार के लिए मौद्रिक मजदूरी को कम करने की बात कही है, जो भारत के लिए व्यवहारिक है, क्योंकि इसका पहले ही स्तर काफ़ी नीचा पाया गया है। दूसरा, यह बचत को केवल ब्याज दर पर आश्रित मानता है, जबकि भारत में ब्याज की दर के अलावा अन्य तत्व जैसे परिवार की भावी आवश्यकताओं, का विशेष प्रभाव माना गया है। तीसरा, आज सरकार का कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया है कि अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति सर्वोपरि हो गई है। इस मॉडल में राजकोषीय नीति का स्थान गौण व नगण्य माना गया है, लेकिन सरकार के बढ़ते हुए कार्यक्षेत्र को देखते हुए ये व्यवहारिक नहीं है। चौथा, इसमें कीमत स्तर के बढ़ने या मुद्रास्फीति का सीधा संबंध मुद्रा की पूर्ति से किया गया है। इसका आशय है कि क्लासिकल मॉडल में मुद्रास्फीति केवल मौद्रिक कारणों से मानी गई है। पांचवा, दुर्भाग्य से भारत में मंदी के साथ महंगाई यानी स्टैगफ्लेशन की दशाएं पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की समस्या एक साथ देखने को मिलती है। क्लासिकल अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत विचारों की भारतीय संदर्भ में सार्थकता। प्रोफेसर बी.आर. ब्रह्मानंद ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि क्लासिकल मॉडल चाहे अल्पविकसित देशों के लोगों को पूर्ण उद्धार न कर सको, लेकिन इसकी वजह से ऐसे दुर्दिन भी नहीं देखने पड़ेंगे जो केंद्रीय प्रणाली के आर्थिक संबंधों पर निर्भर रहने पर देखने पड़ते। कुछ उपयोगिता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले, मार्शल ने बचत के अनुपात में वृद्धि पर जोर दिया, क्योंकि इससे श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होती है और उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। दूसरा, ए.के. दास ने रिकार्डो द्वारा दिए गए श्रम की पूर्ति व मांग का विश्लेषण का उपयोग करते हुए भारत जैसे अल्पविकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को दूर करने की संभावना बताई। उनका मत है कि रिकार्डो के अनुसार भारतीय वास्तविक मजदूरी की दर स्थिर दर पर
श्रम की पूर्ति असीमित होती है। यह श्रम की मांग को एक बिंदु पर काटती है। थैंक यू वेरी मच।